गुड आफ्टरनून। घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइज, आज से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जीएस पॉइंटर में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो जीएस पॉइंटर का जो लेटेस्ट है 2023 के लिए, यहाँ पे तथ्यात्मक अध्यायवार आकलन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का ये जो सेगमेंट होगा वो भूगोल विषय पे आधारित होगा और हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रमवार, टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे उपलब्ध है, तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब इस बुक के सारे फॉन्ट को, सारे कंटेंट को हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको समझना बेहतर हो, आसान हो सके, ताकि आप उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, ये बुक का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं और यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य भूगोल से प्रश्न रहते ही रहते हैं, जहाँ पे आप लोगों को विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल का अध्ययन करना होता है ना। तो हम लोगों ने पहले विश्व का भूगोल सेगमेंट हम लोगों ने पिक किया है ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस कि इस पूरे विश्व में ही भारत है ना। तो क्यों ना पहले हम लोग पहले विश्व के अध्ययन को महत्व दें, और जब विश्व को आप लोग समझ जाते हैं तब कहीं ना कहीं आप लोग भारत को भी आसानी से समझ पाएंगे, है ना। जैसे कि आप लोग ये रेखाओं के बारे में परिचित होंगे, क्रमवार इनके बारे में चर्चा होगी ताकि कोई भी पॉइंट आपके इस रेंज से बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला सेगमेंट जो इसमें मेंशन है सामान्य अवधारणा के अंतर्गत, वो है ब्रह्मांड। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में आप लोगों को जानना है और यहाँ पे क्रमवार एक एक पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सामान्य अवधारणा। अब सामान्य अवधारणा में देखिए कि ब्रह्मांड जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुने होंगे कि पूरी पृथ्वी पहले एक मटर के दाने के समान थी और एक ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसको बोला गया बिग बैंग, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत। एक विस्फोट हुआ जिसके चलते पृथ्वी में हलचल हुई और उसके कई हिस्से सामने आए, तो इसको बोला गया बिग बैंग थ्योरी। और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पे पहला पॉइंट आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए। वहीं पे अगला पॉइंट आप देखें कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये बिग बैंग थ्योरी दी किसने, तो नाम बिल्कुल स्पष्ट रहे, जॉर्ज लेमेंथियर ने दी है। इस महाविस्फोटक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, ये जो थ्योरी सामने आई जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, कौन दे रहे हैं? जॉर्ज लेमेंथियर। नाम ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। अगला देखें यहाँ पे, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, अब देखिए अनेक सौर मंडल हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, लेकिन आप यहाँ पे शब्द देखें कि वो कौन सी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। और आपको पता है कि सौर मंडल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल के अंतर्गत। अगर ये सूर्य है तो आप लोग देखेंगे कि इसी के क्रम में कहीं ना कहीं सारे ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल मिला के 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी गैलेक्सी, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, ये सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको बोला जाता है मंदाकिनी या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, और दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्की वे। समझ पा रहे हैं? यानी जो हमारा सौर मंडल है, आपने नाम सुना होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब नाम आपने सुने हैं, अभी बात करेंगे इसके ऊपर विस्तार से। तो ये कौन से गैलेक्सी में है, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे ये। और कई सारी गैलेक्सियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखिए आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। अब मिल्की वे जो वर्गीकृत की गई है वो कैसे आकार की है, कैसे रूप में है? सर्पिल आकार की है ना, सर्पिल आकार गैलेक्सी। यानी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट इसका देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि पूरे सांप की तरह ये बना हुआ है। तो सर्पिल आकार की है, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, सर्पिल आकार। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड वर्ष जिसे कॉस्मिक ईयर बोला जाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, यहां से आप लोग अपने पॉइंट्स को क्रिस्टल क्लियर रखें। ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाता है कि सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय, सूर्य द्वारा जो है गैलेक्टिक केंद्र की
परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है उसको ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है, कॉस्मिक ईयर जिसको कहा जा रहा है। ठीक है, वहीं पे बात करें कि जो हमारी आकाशगंगा है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, जो हमारी आकाशगंगा है उसके संदर्भ में बात हो रही है, तो लगभग है 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी सूर्य की अगर बात करें तो आकाश गंगा की जो परिक्रमा हो रही है उसके संदर्भ में इतने करोड़ वर्ष का समय लग रहा है। यानी 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष, यहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए तारों के संदर्भ में बात करें तो तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता क्या है, सबसे पहले जब तारा बनता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वो गैसीय अवस्था में होता है। धीरे धीरे वो जैसे आपने देखा है बालक, एक कोई बच्चा है, पहले वो बाल अवस्था में होता है, पहले शिशु अवस्था में होता है, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यानी फिर उसके बाद जो उसका यंग अवस्था है, जो उसकी युवा अवस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था, यानी उसी क्रम में कहीं ना कहीं इसको भी आप कह सकते हैं। यानी तारे का विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है, गैस मेघ यानी गैस क्लाउड, और इसके पश्चात भ्रूण तारा यानी जिसको एम्ब्रियो स्टार और प्रोटो स्टार के नाम से जाना जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे सामने आता है। यानी सबसे पहले जो तारा बनेगा वो एक गैसीय अवस्था में होगा और धीरे धीरे फिर वो भ्रूण तारा यानी एक तारे की शेप में ले लेगा, उसके चलते चलते आगे चल के वो एक लाल तारे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइनली उसमें विस्फोट हो जाता है, यानी अब वो पूर्ण अवस्था में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, तारे का जो रंग है यानी लाल हो गया तो यानी अब वो प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत प्रवेश कर चुका है। ठीक है जी, ये हो गया। और हमारे इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के तारे हैं, जिसमें आप जानते हैं सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक स्टार है ना। उसके बाद देखिए वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो कौन सी सीमा है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। चंद्रशेखर सीमा, नाम ध्यान रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा है जहां पे यानी जिसके बाहर तारे जो है आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं यहाँ पे, यानी अब वो फटने की कगार पे हैं, अब वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और तारों के कारण देखिए तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाती है, कृष्ण विवर कहलाती है। ये कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगी, तो इनको ध्यानपूर्वक समझते चलें, है ना। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाती है, कृष्ण विवर। उसके बाद कृष्ण छिद्र की बात करें जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, एस चंद्रशेखर ने किसको प्रतिपादित किया, कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल बोला जाता है। इस थ्योरी, इस सिद्धांत को कौन दे रहे हैं, तो एस चंद्रशेखर, ये नाम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए सुपरनोवा। अब देखिए सुपरनोवा है, अब अंतरिक्ष में तारा मंडलों, माफी चाहते हैं, इधर देखिए सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है। और सबसे तेज घूमती गति में तारा अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तेज गति में घूमता तारा क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है पल्सर कहलाता है। तेज गति में घूमता तारा पल्सर कहलाता है। सुपरनोवा क्या है, एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, वहीं पे अंतरिक्ष में तारा मंडलों की बात करें यानी कंस्टेलेशन की बात करें तो इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है 88, यानी अंतरिक्ष में तारा मंडल की बात कर रहे हैं तो आपको 88 काउंटिंग यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए जैसे एक नाम आया पल्सर, तेज गति में घूमता तारा पल्सर कहलाता है। ठीक है, कृष्ण विवर, क्वासर, भंगुर तारा, ये सब क्या हैं, ये बेसिकली खगोलीय वस्तुएं हैं, खगोलीय पिंड हैं, ये सारे आप यहाँ पे ध्यान रखें। खगोलीय पिंड के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह, आपके तारे, ये सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाते हैं, खगोलीय वस्तुएं हैं। ठीक है, देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति बनी हुई है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको नक्षत्र बोला जाएगा। आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति के नक्षत्र सही नहीं है, कुछ इस तरीके से शब्दावलियां सुनी होंगी आप लोगों ने, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का यानी तारों का जो समूह है वो क्या कहला रहा है, वो नक्षत्र कहला रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है, यानी सर्वाधिक माध्य घनत्व है। जो 8 ग्रह आप लोग देखते हैं
उसमें सबसे ज्यादा माध्य घनत्व किसका देखने को मिल रहा है? तो पृथ्वी का देखने को मिल रहा है, और ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के संदर्भ में सामने आता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक बार मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप बना लीजिएगा और जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और कैसे याद रखेंगे उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे आप लोग, बस पम बसाओ, बस पम बस आओ, एक और डाल देते हैं आओ, है ना, बस पम बस आओ। ये इनिशियल लेटर हैं, इससे आप लोग क्रमिक रूप में याद रख सकते हैं कि सूर्य से क्रम में लगे हुए हैं सारे। तो यहाँ पे बा का मतलब क्या है? यहाँ पे बा का मतलब आप मेंशन करेंगे बुध। बा किसको बोला जा रहा है? बुध को बोला जा रहा है। और सा है शुक्र, पृथ्वी, ठीक है जी, उसके बाद मंगल, उसके बाद आपका बृहस्पति, उसके बाद सा से शुक्र, उसके बाद अरुण और वरुण। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये क्रम आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे संदर्भ में कि बस पम बसाओ, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शुक्र अरुण वरुण, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो शुरुआत के चार हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और चट्टानों से बने हैं। ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखें, चट्टानों से बने हैं ये शुरुआत के 4, और उसके बाद ये जो बाकी के 4 हैं ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह, जिनको जो बने हैं गैसों से, गैसों के बने हुए हैं, है ना। कभी आपने सुना है कि भाई बृहस्पति यान भेजा गया है? हमेशा आप सुनते हैं मंगल यान भेजा गया है। चट्टानों से है, वहां जाके रुका जा सकता है, देखा जा सकता है क्या मामला है। पृथ्वी पे तो आप रह ही रहे, है ना। वीनस, शुक्र हो गया, बुध हो गया, यहाँ पे यान भेजे जाते हैं ताकि इनका अध्ययन किया जा सके। कभी नहीं सुने होंगे बृहस्पति शुक्र अरुण वरुण, अभी गैस है सारी, वहां क्या जाके ढूंढा जाएगा। तो ऐसे याद रखें कि शुरुआत के 4 चट्टानों से बने हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और अंतिम 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं, और जो गैसों से बने हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र पट्टी कहते हैं। एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र पट्टी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है। उम्मीद करो डायग्राम से आप लोग याद रख पाएंगे। इसको इसी क्रम में आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आइए, बाकी क्रमवार धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो टोटल 8 ग्रह आपने देख लिए, बसपम बसाओ, है ना, वो पूरे 8 ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी का जो माध्य घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद देखिए, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन से हैं। पृथ्वी की बात हो रही है, जिसका कहीं ना कहीं माध्य घनत्व आपने देखा, वो ये मामला है। अब इसमें देखिए, लोहा कितना पाया जा रहा है, 32.07%। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 30.12%, और सिलिकॉन की बात की जाए तो 15.12%। ये क्रम याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी में क्या पाया जा रहा है, तो आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसको मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, तो दूरी को मापने की इकाई है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है जी, उसके बाद बात करें, एक प्रकाश वर्ष मतलब जिसको लाइट ईयर बोल रहे हैं, उसमें होता है कितना होता है, ये आपको आंकड़ा याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न यहां से देखने को आते हैं, है ना, डायरेक्ट प्रश्न देखने को आते हैं। 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर, ये आपको फैक्चुअल आंकड़ा याद रखना है, जहां से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। ठीक है जी, वहीं पे तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है, एक सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। ठीक है जी, वहीं पे अगला पॉइंट देखिए, यदि एक प्रेक्षक तारों को
क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है। तो कहाँ अवस्थित होता है? वो विषुवत रेखा पे अवस्थित है। वो क्या देख रहा है? क्षितिज से लंबवत उड़ते हुए देख रहा है तारों को, है ना। आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ हैं और रात का समय है, तो आप ये तारे देखेंगे, आप ये तारे देख रहे हैं, तो आप क्षितिज से लंबवत उड़ते हुए देखते हैं तारों को। तो इसका मतलब कि आप अवस्थित हैं। तो आप कहाँ अवस्थित हैं? आप विषुवत रेखा पे अवस्थित हैं। इसका मतलब कि आप विषुवत रेखा पर अवस्थित हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, विषुवत रेखा। ठीक है जी। विषुवत रेखा क्या है अभी हम लोग आगे बात कर रहे होंगे, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं तो और कई सारी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन 3 आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें। एक है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इस 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इस 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। इन नामों से इसको जाना जाता है, भूमध्य रेखा। ठीक है जी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जान रहे हैं। और एक नाम और है बेटा, वो है अक्षांश रेखा। एक नाम और है और वो है अक्षांश रेखा। यानी इस 0 डिग्री लाइन को, काल्पनिक रेखा है, हालांकि कोई ऐसी लाइन है नहीं, तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है? विषुवत, इक्वेटर, भूमध्य या अक्षांश, एक ही बात है। वहीं पर अगर बात करें 0 डिग्री से अगर हम उत्तर की तरफ मूव करते हैं, तो यहां पे आप लोग देखते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ठीक है जी, कर्क रेखा है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं ताकि आप देख पाए। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर है। कितने पर है? 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाने पर। और जैसे ही आप लोग दक्षिण की तरफ मूव करेंगे तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है जी, मकर रेखा, जो कि ये भी 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। ठीक है जी, 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, 23.5 डिग्री ये अवेलेबल है। ठीक है जी, जिसको मकर रेखा के नाम से जा रहे हैं, कर्क रेखा के नाम से जान रहे हैं। और एक रेखा यहाँ पे और देखने को मिलती है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी रेखाएं बेटा? ये देशांतर रेखाएं हैं। अभी क्रमवार टॉपिक में चर्चा आएगी तो वहां पे हम लोग बात कर रहे होंगे। यानी इन रेखाओं को जो येलो कलर में मैंने मेंशन की है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर, इनको देशांतर रेखा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है जी। तो यानी यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते हुए देख रहा है तो वो कहाँ अवस्थित है? भूमध्य रेखा पे। यानी समझ जाइए कि अगर व्यक्ति भूमध्य रेखा पे अवस्थित है तो यहीं से देखेगा तारे उड़ते हुए, क्षितिज से उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस कंडीशन को, कि इसको किस किस रेखा को किस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं 7 तारों का एक समूह। अगर आप उसको इंडिकेट करें, उसको देखने का प्रयास करें, तो 7 तारों का एक समूह दिखता है ना। तो वो किसकी ओर इंडिकेट करता है, संकेत करता है? सप्तऋषि की तरफ इंडिकेट करता है। 7 तारों का समूह, है ना, जिसको 7 तारों का समूह कहा जा रहा है, सप्तऋषि, और ये ध्रुव तारे की ओर संकेत कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये था मामला एक सामान्य अवधारणा के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया सौर मंडल में कि किस तरीके से क्रम में ग्रह लगे हुए हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो भी था पहले, अब फाइनली वो नहीं है, उसको हटा दिया गया है ग्रहों की लिस्ट से। ठीक है जी। तो आइए सौर मंडल की तरफ मूव करें और जरा यहां समझिए आप लोग कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जैसे आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग समझ पाए। एक बार कंसेप्ट, एक बार डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो जाता है तो आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जैसे देखिए ये सूर्य है, अब ये सूर्य है। ठीक है जी। उसके बाद अब बात करें ग्रहों की, तो यहाँ पे बुध, अब नाम आपको पता होना चाहिए, बुध, है ना। फिर उसके बाद शुक्र, है ना, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, है ना। अब क्रम बिल्कुल याद रहे, ये सब कहीं ना कहीं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य बिल्कुल केंद्र में है।
है ना, सौर मंडल की बात हो रही है। ये सारे आंतरिक ग्रह हैं, अभी हम लोगों ने बात करी थी, आप नोट कर लिए होंगे। तो सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये सामने सबसे पहले कौन लेके आ रहे हैं? कॉपरनिकस लेके आ रहे हैं, कॉपरनिकस लेके आ रहे हैं। पहले अवधारणा थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी स्टेटमेंट है? कॉपरनिकस, नाम ध्यान रखेंगे, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट सामने है। अगला देखिए, सौर मंडल का निर्माण हुआ था, सौर मंडल का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पहले? ये आपके सामने प्रश्न आ रहा है। 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। 4.6 बिलियन वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन, देखिए ये प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, पृथ्वी सघनतम है। अभी आप लोगों ने देखा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या है? इसका घनत्व है, डेंसिटी है। सबसे ज्यादा किसकी है? जितने भी ग्रह हैं, सौर परिवार हैं, उसमें पृथ्वी सबसे सघनतम देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? अब आपके सामने ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बिल्कुल टिप्स पे क्लियर हो। अब देखिए अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, है ना, 9 थी, जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है, ध्यान रखें। अच्छा, अब देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं, मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं, तो बृहस्पति और शनि। जब भी आप भूल जाएं तुरंत ड्रॉ करके निकाल लेंगे, लिख लेंगे बसपम बसपम बसाओ, बसपम बसाओ। और आपसे पूछा गया है मंगल और यूरेनस के बीच, मंगल और यूरेनस के बीच, अरुण वरुण, अरुण को यूरेनस बोल रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है बेटा? बृहस्पति और शनि। देखिए बृहस्पति और शनि, इस तरीके से ड्रॉ करके तुरंत आंसर निकालना है। और ध्यान रहे सही आंसर पे नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। एग्जामिनर को बिल्कुल मतलब नहीं है कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर, आपको राइट आंसर लगाना है जिससे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ड्रॉ करके यू गाइस कैन फाइंड आउट योर आंसर, अपना आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट, ग्रह सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है, ठीक है जी। बिल्कुल यही काम करना है, तुरंत बना लेंगे बसपम बसाओ, बसपम बस आओ, ठीक है जी। सूर्य ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते क्रम में, देखिए यही लगा हुआ है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस देखिए बस पम बसाओ, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बसाओ, तो जिसको नेपच्यून और यूरेनस के नाम से जाना जा रहा है। तो ये क्रम जो अभी हम लोगों ने सेट किया था, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी, अब देखिए यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। अब यहाँ आंसर नहीं देखिए, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ है? ये रही पृथ्वी, ये है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन है? बुध और शुक्र है, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यू गाइस कैन फाइंड योर आंसर। कई सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, बस यही ग्राफ आप लोग याद रखें, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी स्थित है, अब ये जो पृथ्वी है ये स्थित है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे भाई, देखिए एक शुक्र है और एक मंगल है, इन दोनों के मध्य है ना। ऑप्शन के अनुसार हम लोग अपना आंसर हिट कर रहे होंगे, तो शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी है ना। मंगल के बारे में बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पे विशेषता आप लोग ध्यान रखेंगे कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, अभी बात करेंगे ग्रहों के बारे में सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, अप्रकाशमान यानी जो ग्रह हैं वो अप्रकाशमान, ग्रहों के अपना प्रकाश नहीं है, जबकि तारों का अपना प्रकाश है। जैसे सूर्य एक तारा है, तो उसी के प्रकाश से ये ग्रह चमकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या होगा कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। फिर देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को आते हैं, है ना। अब देखिए जैसे पूछा गया सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था तुरंत ड्रॉ करेंगे और वहां मेंशन कर लेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है बेटा? बुध, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति,
ठीक है जी, 2 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सौर मंडल में सूर्य के नजदीक सबसे कौन सा है तो बुध, सबसे दूर कौन सा है तो वरुण। इस तरीके के फैक्चुअल पॉइंट बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। उसके बाद सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है, आप भूल गए मान लीजिए, तुरंत लिखिए बस ये रहा सूर्य, है ना। और आपसे पूछा जा रहा है सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है, बुध है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे शुक्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। इस तरीके से आप लोग अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, कौन है भैया सूर्य का निकटतम ग्रह, बुध। अब तो ये सब आपके लिए आसान हो गया होगा, है ना। फिर देखिए सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है, यानी जो सबसे मंद गति से चलता है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है वरुण। ठीक है जी, वरुण, अरुण वरुण, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति बतानी है, घटते क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है पृथ्वी, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध, सबसे लास्ट में चला जाएगा, लेकिन हमें फिर विकल्प के अनुसार भी आंसर सेट करना है। बृहस्पति के बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है पृथ्वी। यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन ये प्रमुख गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जो विद्यमान होती हैं, जो विद्यमान होती हैं, यानी ये गैसें कहाँ विद्यमान हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। बृहस्पति में है, शनि में है, वरुण में है और अरुण में है, यानी अरुण वरुण में है और बृहस्पति शनि में है। ठीक है जी, बृहस्पति शनि में ये देखने को मिल रही है। यानी अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई शुरुआत के जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों कैसे हैं, ये कैसे ग्रह हैं, मैंने आपको बताया था चट्टान से निर्मित ग्रह हैं, है ना, चट्टान से निर्मित ग्रह हैं, चट्टान से निर्मित ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद मैंने आपको बताया बसाओ, बृहस्पति, है ना, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, ये जो चार हैं लास्ट के, ये गैसों से निर्मित हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस प्रमुख कहाँ विद्यमान होगी, तो ये जो गैसों से बने हुए हैं यही विद्यमान होगी, इसको ध्यान रखें। अगला देखिए, गोल्डीलॉक्स, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है। अब ये गोल्डीलॉक्स जोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। गोल्डीलॉक्स जोन जो कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, आवासीय क्षेत्र है बेसिकली, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए बाह्य अंतरिक्ष किसको कहा जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे जो आपके आगे काम आएगा कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है जी, हम अंतरिक्ष किसको कहेंगे, क्या हमारे ऊपर जो हम 1 किलोमीटर देख पा रहे हैं वो अंतरिक्ष के दायरे में आएगा, या 2 किलोमीटर जाएगा वो अंतरिक्ष के दायरे में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, पृथ्वी से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे काल्पनिक रेखा है बेटा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा है और इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं कैमरन लाइन, कैमरन रेखा, कैमरन रेखा, है ना। यानी ये जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो कैमरन रेखा है, इसके ऊपर का सारा हिस्सा बाह्य अंतरिक्ष कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यानी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से ऊपर का जितना हिस्सा है वो बाह्य अंतरिक्ष कहलाएगा। यानी अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश, आप जहां अवस्थित हैं, भारत देश अपने 100 किलोमीटर ऊपर तक के दायरे में सारे प्रयोग परीक्षण कर सकता है, क्योंकि वो उसकी परिधि के अंतर्गत है, वो उसका बरामदा है, आप ऐसे समझिए। लेकिन 100 किलोमीटर के ऊपर उस पर समस्त जगत का अधिकार है, कोई भी वहां परीक्षण प्रयोग कर सकता है। तो यानी भारत 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी देश आके कर सकता है। हाँ, भारत के संदर्भ में कोई अन्य देश आके 100 किलोमीटर में प्रयोग परीक्षण नहीं करेगा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, ठीक है जी। तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, आवासीय क्षेत्र, यही गोल्डीलॉक्स जोन कहला रहा है। यानी पृथ्वी जैसे जो क्षेत्र हैं, अगर हम लोग बाह्य अंतरिक्ष की ओर चले जाएं तो उसको गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर हो गया पिक्चर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला शब्द है आपके सामने सूर्य। अभी हमने सौर मंडल के बारे में जाना, अब सूर्य के बारे में समझिए, यहां से क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ हैं
तो कौन है? गैस है और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित पदार्थ देखने को मिलते हैं सूर्य के केंद्र में, है ना। और सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये बिल्कुल आपको कंठस्थ हो कि नाभिकीय संलयन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो सूर्य के केंद्र में हो रहा है ना। और सूर्य की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, वो उसका स्रोत क्या है? वो नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हीरक वलय, हीरक वलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा सकता है, ठीक है जी। हीरक रिंग, डायमंड रिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगला देखिए सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे, यानी प्रतिपदा न्यू मून डे के संदर्भ में सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है और प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण, है ना। अच्छा, अब देखिए सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण। अब जरा समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सूर्य है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सूर्य है, ठीक है जी। और ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। और अगर हम लोग बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के, ये मून है, ठीक है जी। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और ये इसके चक्कर लगा रहा है। और ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी कब? जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। मान लीजिए मून ये आ गया, अब लग गया भैया सूर्य ग्रहण, हम लोग पृथ्वी से सूर्य को नहीं देख पाएंगे। यही है सूर्य ग्रहण की स्थिति। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। कैसे याद रखेंगे? सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यही कंडीशन बदल दीजिए। मान लीजिए अब ये चंदा मामा जो है मूव करते करते यहां आ गए, तो अब क्या लगेगा? अब चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण तो जब बीच में आ गया, मून जब बीच में आया तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और जब ये मून इस तरफ आ गया तो यानी पृथ्वी पे जो प्रकाश आया अब यहां नहीं जा पाया, तो यानी अब चंद्र ग्रहण वाली स्थिति सामने आएगी। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा, है ना। आइए अब देखिए अगला, देखिए खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, केवल सीमित क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली जो चंद्रमा की छाया है उसका आकार छोटा होता है। समझ पाए हैं आप इस पॉइंट को? यानी सूर्य ग्रहण के बारे में बात हो रही है। अब जरा एक चीज देखिए, अब सूर्य का प्रकाश तो भाई पूरी पृथ्वी पे जा रहा है, सूर्य का प्रकाश तो पूरी पृथ्वी पे जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे अब ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसको मैं कौन से कलर से हाईलाइट करूँ? इसको मैं इस वाले कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यानी देखिए ये वाला रीजन है, यहाँ पे तो प्रकाश नहीं गया जिसके चलते इतने हिस्से पे सूर्य ग्रहण महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रकाश जा रहा है। वही बोला जा रहा है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की जो छाया है उसका आकार छोटा है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो देखो यहाँ भी पहुंच रही है, यहाँ भी पहुंच रही हैं। समझ पा रहे हैं? तो यानी यहाँ नहीं पहुंची, जहां पहुंचेंगी। इसी के कारणवश आप कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होना। क्लियर है जी यहाँ तक की पिक्चर? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। सूर्य का प्रभामंडल यानी जिसको हैलो के नाम से जाने जा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ये पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में ये सामने देखने को आता है, ठीक है जी। वहीं पे देखिए एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी क्या है? इसको क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है कितनी? तो वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर में है। यानी आप समझ पाए इस चीज को कि ये सूर्य है। डायग्राम तो आपका वही रहेगा, बस कंसेप्ट अपने डेवलप कीजिए कि आखिरकार कैसे आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। बसपम बसाओ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना। तो यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो बीच की दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आखिरकार है कितना किलोमीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो
49.6 मिलियन किलोमीटर के मामले में यह आंकड़ा है जो ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो 4 जनवरी, जिसको अपसोर बोलते हैं, 4 जनवरी जिसको अपसोर बोलते हैं, या उसके निकटतम तिथि को कहा जाता है। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पे आ गया 4 जनवरी को, और जनवरी में होती है ठंड। तो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा अपोजिट है, जितना डिस्टेंस होगा उतना हीट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये उपसौर वाली स्थिति है 4 जनवरी। और पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होगी, ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा। एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अपसौर। अपसौर है ना, अप हो गया। अब सिचुएशन दूर है, अप है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, जिसको अपसौर बोलेंगे। तारीख बताइए कौन सी तारीख पे ये मामला होगा। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, चलिए उसके बाद देखिए, सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से बड़ा है। कितना गुना बड़ा है लगभग, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग 109.2 गुना है। ये पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अब अगला जो ग्रह है आपके सामने वो है बुध। आपने सौरमंडल के बारे में जाना है ना, आपने कहीं ना कहीं ग्रहों के संदर्भ में हम बात चर्चा कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है बुध। अब बुध के संदर्भ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ग्राफ वही आपके दिमाग में फीड रहे, उसको कहीं एक जगह नोट बना लीजिएगा, है ना। आपसे पूछा जा रहा है वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो है बुध। 88 दिनों में लगभग लगा के पूरा कर देता है। 88 डेज में बुध का एक राउंड लग जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करें 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, है ना? तो वो कौन से हैं? वो बुध है और शुक्र है। इनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। जैसे आप लोग देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना, डिमोस, फिबोस ये शुक्र के उपग्रह हैं, सॉरी मंगल के उपग्रह, माफी चाहते हैं, मंगल के उपग्रह हैं। लेकिन बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, इस तरीके से बना लें। और आपने देखा बस पम यानी पृथ्वी का एक ग्रह ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, है ना। और बुध के यहाँ का कोई ग्रह नहीं है। उसके बाद बात करें बस पम बुध शुक्र यानी शुक्र का भी कोई ग्रह नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें मंगल, तो मंगल के 2 ग्रह हैं। कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेंगे तो आपको याद रखना आसान रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि मंगल के पास 2 चंदा मामा है ना, पृथ्वी के पास 1 है। तो इस तरीके से आइए अब सत्य कथन की बात करनी है। तो यानी ऑप्शन के अनुसार हम लोग पिक कर रहे होते हैं। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी जो द्युति है यानी जो ब्राइटनेस है वो निर्धारित करता है। यानी जैसे मान लीजिए एल्बिडो क्या है, अब सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचा, ठीक है जी, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचा तो पृथ्वी ने कई ऊष्मा को एब्जॉर्व किया, अवशोषित कर लिया, ठीक है जी, और वो ऊष्मा का परावर्तन कर दिया वाष्पीकरण के रूप में। आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों में अगर आप हैंडपंप से पानी पी रहे हैं तो गर्मियों में ठंडा पानी मिलता है ना, ठंडा प्रतीत होता है। वहीं सर्दियों में गर्म मिलता है। इसके पीछे का लॉजिक कहीं ना कहीं यही है। यानी गर्मी में जो प्रकाश आया वो टकरा के वापस चला गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाष्पीकृत हो गया, तो नीचे का मामला ठंडा हो गया। तो अब जब आप हैंडपंप से पानी निकालेंगे ठंडा मिलेगा। लेकिन सर्दियों में जितना प्रकाश आया उतना परावर्तित नहीं हो पाया, उतनी ऊष्मा वाष्पीकरण के रूप में नहीं जा पाई, तो यानी नीचे हीट पहुंची है, वो हीट है। तो आप सर्दियों में देखते हैं जब आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो सर्दियों में प्रतीत होता है अरे ताजा पानी, गर्म पानी आ रहा है, तो गर्म वही कारण है उसके पीछे। अच्छा, दूसरा केस देखिए, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर किसी ऐसी जगह पड़ा जहाँ पे बर्फ है ना, आपने देखा होगा कई जगह अगर पानी भरा होता है तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। कई बार आपकी नजर पड़ी है उस पर, तो आंखों पे बहुत लाइट सा लगता है, तो उसको बोलते हैं एल्बिडो। उस सिचुएशन को बोलते हैं एल्बिडो, जो कि आंख के लिए बहुत नुकसानदायक होता है ना। यानी किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चतुर्द्युति यानी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। अलग ही आंख चौंधिया सी जाती है, ऐसे सुने होंगे आप लोग, है ना, वही चीज। तो एल्बिडो का मतलब अब आप समझ पाए होंगे क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं बेटा। बुध के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। और आप इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। जीएस पॉइंटर का समग्र विश्लेषण हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे कई सारे पॉइंट ऐसे आने वाले हैं जिनको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ रहे होंगे, जो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।